दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर नर्मदापुरम से शुरू हुई। रात हम एक पुलिस ऑफिसर पुरुषोत्तम भदौरिया को अपने घर में देखते हैं। उसका 8 साल का बेटा फ़ोन पर गेम खेल रहा है। तभी उसे एक कॉल आया और उसी वक्त बिजली चली गई। पत्नी गुस्से में आ गई और कहने लगी, ये तो रोज का हो गया है, बिजली विभाग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इंस्पेक्टर भदौरिया ने पत्नी से कहा कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है, थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। उसका बेटा फोन पर गेम खेल रहा था तो भदौरिया ने साथ फोन ले जाना जरूरी नहीं समझा। दूसरे दिन सुबह ही हड़कंप मच गया क्योंकि कल रात भदौरिया गया तो वापस ही नहीं लौटा। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। छानबीन करने से पता चला कि कल रात आखिरी कॉल उसे पावर हाउस से आया था। पावर हाउस में काम करने वाले केयरटेकर को उन्होंने हिरासत में ले लिया है। उस थाने के कांस्टेबल शुक्ला ने बताया कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा। हम देखते हैं 1 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन अब तक भदौरिया की कोई खबर नहीं। पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है क्योंकि पहले तो आम जनता लापता होती थी लेकिन अब पुलिस भी लापता होने लगी। उसी शहर में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम नर्मदा है, जो IPS की ट्रेनिंग पर थी। उसके पिता एक शिक्षक है लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। वो नर्मदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो चाहते थे कि नर्मदा भी उनकी तरह एक शिक्षक बने, लेकिन उसने अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपने सपनों को चुना। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी है तो घर और पिता की जिम्मेदारी नर्मदा के कंधों पर थी। उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। नर्मदा रात ही अपने पिता के साथ नर्मदापुरम शहर पहुंच गई। सुबह हम देखते हैं नर्मदा के घर नई काम करने वाली आई थी। उसका नाम अग्नि है। साथ ही उसकी बेटी रोशनी भी थी जो बोल और सुन नहीं सकती। उस लड़की के पिता इस दुनिया में नहीं है। इस बात को जान नर्मदा को काफ़ी दुख हुआ। वो लड़की स्कूल नहीं जाती, दिन भर अपनी माँ के साथ ही रहती है। यहाँ नर्मदा के पिता ने कहा कि वो उसे घर पर ही पढ़ा दिया करेंगे। आज नर्मदा का ड्यूटी पर पहला दिन था। उसे उम्मीद थी कि आज पिता को भी शायद खुशी होगी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। नर्मदा वहाँ से चली गई। आज पहले दिन वो थाने पहुंची। वहाँ एक कांस्टेबल महिला से मिली जिसका नाम गुलाब सिंह है। वो नर्मदा के लिए चाय लेकर आई। हर दिन इस थाने में वही चाय बनाती है। तभी लॉकअप से किसी शख्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये शख्स उसी पावर हाउस का केयरटेकर है जिसे शुक्ला मार रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसने इंस्पेक्टर भदौरिया के साथ आखिर क्या किया, लेकिन वो शख्स मुंह खोलने को तैयार नहीं। नर्मदा ने शुक्ला को रोक लिया। यहाँ हम देखते हैं एक महिला शिकायत दर्ज करवाने आई थी क्योंकि उसका पति उसे शराब के नशे में बहुत मारता है, लेकिन गुलाब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि तो इसमें पुलिस क्या करे, घर का मामला घर में ही सुलझाओ। तभी गुलाब के पति का फ़ोन आ गया जो कि एक बैंक में काम करता है और वो उस पर चिल्लाने लगा कि जल्दी तैयार होकर आ जा। गुलाब के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी भी इन पीड़ित महिलाओं की तरह ही है जो अपने पति के अत्याचारों को चुपचाप सहती है। वहाँ थाने में कई मिसिंग लड़कियों की तस्वीर लगी थी जिसका अब तक पता नहीं चला। शुक्ला ने बताया कि इंस्पेक्टर भदौरिया इन्हीं मिसिंग लड़कियों के केस पर काम कर रहे थे और अचानक से एक दिन लापता हो गए। यहाँ नर्मदा ने गुलाब को सजते संवरते देखा तो उस पर गुस्सा हो गई कि अगर साज सिंगार से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो इस केस पर काम कर लेना, क्योंकि वो पीड़ित महिला अब भी अपनी शिकायत लेकर वहीं बैठी थी। नर्मदा ने उसे मुंह धोकर आने के लिए कहा। गुलाब मुंह धोने अपने घर चली गई। यहाँ शुक्ला ने बताया कि इस थाने में सिर्फ जेंट्स टॉयलेट की व्यवस्था है और वो इतना गंदा है कि कोई महिला उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके बाद पूछताछ के लिए नर्मदा भदौरिया के घर चली गई। वहाँ गुलाब भी आ गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। शायद से उसके पति ने उसे अभी अभी मारा है क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो ये निशान उसके चेहरे पर नहीं था, लेकिन गुलाब ने बहाना दे दिया कि ये निशान शायद से मेकअप का होगा। भदौरिया की पत्नी अपना दुख बताकर रोने लगी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि वो बिना बताए ही घर से चला गया और लौट कर वापस नहीं आया। पावर हाउस के लोग थाने में घुस आए थे। वो चाहते हैं कि पुलिस उस केयरटेकर को छोड़ दे क्योंकि वो पूरी तरह से निर्दोष है। और जिस रात ये सब हुआ उस रात वो शख्स अपने घर पर खाना खाने गया था और इस बात के कई गवाह हैं। वहाँ पावर हाउस के इंजीनियर और शुक्ला में बहस शुरू हो गई क्योंकि शुक्ला उस शख्स को नहीं छोड़ना चाहता। उस शख्स ही इस केस में एकलौता गवाह है जिसे भदौरिया का सच जरूर पता होगा, लेकिन नर्मदा ने माहौल को देखते हुए कहा कि उसे छोड़ दो, वो बाद में जरूरत पड़ने पर उसे फिर पकड़ लेंगे। शुक्ला गुस्से में था लेकिन उसने नर्मदा की बात सुन उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन उसने अपने सीनियर इंस्पेक्टर से नर्मदा की शिकायत कर दी। उस इंस्पेक्टर ने नर्मदा को अपने पास बुलाया और कहा कि उसने बिना किसी से पूछे उस केयरटेकर को कैसे छोड़ दिया, लेकिन नर्मदा ने कहा कि उसने बस प्रोसीजर को फॉलो किया क्योंकि बिना कोर्ट में पेश किए किसी को इतने वक्त तक लॉकअप में रखना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। यहाँ उसने नर्मदा पर प्रेशर बनाया कि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे। घर पर आकर वो अपने कमरे में बैठ रोने लगी। पिता ने कहा अभी भी वक्त है, वो ये नौकरी छोड़ सकती है क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जब इस केस को नहीं सॉल्व कर पाए तो उससे ये काम कैसे होगा। नर्मदा को याद आने लगा कि उसकी माँ ने कहा था कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है, धीरे धीरे सब कुछ खा जाती है। सोचने समझने की ताकत और सही गलत के बीच का फर्क। नर्मदा को खुद पर भरोसा था।
उसी रात पावर हाउस के एक एसी ड्रम में एक लाश मिली। लाश का आधा से ज्यादा हिस्सा गल चुका था और पहचान कर पाना मुश्किल था कि आखिर ये लाश है किसकी। यहाँ शुक्ला ने कहा कि ये लाश भदौरिया सर की ही होगी, लेकिन नर्मदा ने कहा कि बिना डीएनए जांच के कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नर्मदा के कहने पर शुक्ला ने फिर से पावर हाउस के केयरटेकर को अरेस्ट कर लिया। शुक्ला उसे गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले आया। हम देखते हैं आज जब गुलाब का पति उसे थाने छोड़ने आया तो सबके सामने ही उस पर चिल्लाने लगा, जबकि उस वक्त वो यूनिफॉर्म में थी। लोगों के सामने ही वो उसे गालियां देने लगा और मारने की धमकी देने लगा। गुलाब काफी शर्मिंदा हुई और अंदर चली गई। यहाँ आज फिर एक महिला अपने पति की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन जिस थाने की महिला पुलिस खुद पीड़ित हो तो उससे मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आज भी मदद की उम्मीद लेकर आई उस महिला से गुलाब ने कहा कि ये तो घर के मामले हैं, इसे घर पर ही निपटाओ, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सामने खड़ी नर्मदा ये सब कुछ देख रही थी। यहाँ नर्मदा ने गुलाब को अपने पास बुलाया। यहाँ नर्मदा के पूछने पर उसने कहा कि उस महिला को वापस लौटा दिया गया है, क्योंकि ये तो रूटीन कंप्लेन है, वैसे भी घर परिवार में ये सब चलता रहता है। नर्मदा उस पर गुस्सा हुई और कल उस महिला को दोबारा बुलाने के लिए कहा। नर्मदा को पता था कि गुलाब का पति बैंक में काम करता है, तो उसने गुलाब से एक छोटा सा फेवर मांगा कि वो बैंक जाकर उसका बैंक अकाउंट ट्रांसफर करवा दे। यहाँ गुलाब डरने लगी, लेकिन उसने कहा कि वो काम करवा देगी। उसके जाते ही शुक्ला ने कहा कि गुलाब के पिता इसी थाने में इंस्पेक्टर थे, लेकिन एक एनकाउंटर में मारे गए और अपने पिता की जगह इसे नौकरी मिल गई। बिल्कुल ही डिफेक्टिव पीस है, दिन भर डरी डरी रहती है। नर्मदा को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने शुक्ला को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट लाने के लिए भेज दिया। जब गुलाब बैंक में गई तो काफी डर रही थी। बैंक मैनेजर ने उसके पति को अपने पास बुलाया और कहा कि इनका काम इसी वक्त कर दो, जिस पर उसके पति ने कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। इस पर उसका बॉस चिल्लाने लगा कि अभी के अभी ये काम करके दो। हम देखते हैं उसने गुलाब का काम तो नहीं किया, उस पर से गुलाब को कई थप्पड़ भी मारे कि अगर वो दोबारा से आसपास भी दिखी तो उसकी खैर नहीं। यहाँ हमें गुलाब के लिए काफी दुख होता है, लेकिन हम उस वर्दी की इज्जत को भी नीलाम होते हुए देखते हैं। मार खाने के बाद गुलाब वहां से चली गई। हम देखते हैं 3 दिनों से उस शव की जांच चल रही थी, लेकिन अभी तक वो शव भदौरिया की पत्नी को हैंडओवर नहीं किया गया। वो रोने लगी कि 3 दिन हो गए, अब तो उन्हें शव को दे देना चाहिए। यहाँ नर्मदा ने उससे फोन करके बताया कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और ये शव भदौरिया की नहीं है। नर्मदा ने कहा कि भदौरिया जिस दिन गायब हुआ था उस दिन जितने भी लोग मिसिंग हुए थे सबकी रिपोर्ट निकलवाओ। पता चलता है कि उस दिन 5 लोग मिसिंग थे, लेकिन उनके परिजनों से पूछने पर पता चला कि वो तो कब के मिल गए। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये शव फिर है किसका। लेकिन उन 5 लोगों में से अब भी एक निशा नाम की किन्नर मिसिंग है, जो कि किन्नरों के डेरे में रहती है। नर्मदा शुक्ला और गुलाब को लेकर वहां पहुंच गई। उन्होंने मना किया कि अंदर जाना ठीक नहीं। वहां वो किन्नरों की मुखिया गुरु माँ से मिली। वहां वो पूछने लगे कि बस उन्हें निशा की जानकारी चाहिए कि आखिर वो कब से मिसिंग है और इस वक्त कहाँ है। लेकिन गुरु माँ ने उन्हें किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया और इसी बीच गुस्से में नर्मदा ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। गुरु माँ उसे धमकी देने लगी कि शायद से उसे किन्नरों के बारे में नहीं पता। माहौल को देखते हुए गुलाब और शुक्ला उसे लेकर वहां से चले गए। यहाँ नर्मदा के पिता की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा कि वो अपने पिता का ध्यान दे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो इस केस में इस कदर उलझ गई है कि वो घर पर अपना वक्त नहीं दे पा रही है। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि इस केस का पहला क्लू उसे डेरे से ही मिलेगा। दूसरे दिन वो एक टीम लेकर रेड करने डेरे पर पहुंच गई। वहां पुलिस को देखते ही गुरु माँ भागने की कोशिश करने लगी। इतने में पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और वो गिड़गिड़ाने लगी। यहाँ नर्मदा ने निशा के कमरे का ताला खुलवाया। कमरे में उसने दीवार पर लगी हुई अधनंगी तस्वीरें देखी। वहां उसके कमरे में उसे एक बड़े ताले की चाबी मिली। उसे ध्यान आया कि एक बड़ा ताला पावर हाउस के गेट पर भी लगा है। शायद ये चाबी उस ताले की भी हो सकती है। अगर ये चाबी उस ताले में लग गई तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि दोनों मामले आपस में जुड़े हैं। यहाँ उसका शक सही निकला। चाबी लगाते ही ताला खुल गया, यानी कि इस पावर हाउस का भदौरिया और किन्नर निशा के साथ मामला जुड़ा हुआ है। वो फिर से डेरे में छानबीन करने गई और घर में हर एक चीज की तलाशी लेने लगी, लेकिन गुरु माँ कहने लगी कि उसे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ नर्मदा के पिता की छाती में दर्द उठने लगा। वो उसे कॉल करने लगे, लेकिन नर्मदा ने फोन नहीं उठाया। वहां उसे एक थैली में एक लड़की के कपड़े मिले। उसे ये कपड़ा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बेड के नीचे से कुछ नोटों की गड्डियां भी मिली, लेकिन गुरु माँ को इसकी कोई जानकारी नहीं। गुरु माँ ने उसे अपने पास रखी हुई गन ला कर दी। ये गन उसे निशा ने 10,000 में बेची थी और लालच में आकर गुरु माँ ने इसे खरीद लिया था। नर्मदा ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। हम देखते हैं नर्मदा अपने पिता के पास थी। नौकरानी अग्नि ने सही समय पर आकर उसके पिता को बचा लिया, वरना आज वो जिंदा नहीं होते। यहाँ बाहर गुलाब खड़ी नर्मदा का इंतजार कर रही थी। कॉल पर पति गालियां दे रहा था कि वो जल्दी घर पर आकर उसके लिए खाना बनाए। गुलाब डर की वजह से बार बार नर्मदा को कॉल करने लगी। गुस्से में नर्मदा बाहर आई और गुलाब पर चिल्लाने लगी कि आखिर वो अपने पति से इतना ज्यादा क्यों डरती है। पुलिस की नौकरी में दिन रात नहीं देखा जाता और अगर इस वर्दी की थोड़ी सी भी इज्जत है तो उसे जवाब देना सीख लेना चाहिए। गुलाब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। शुक्ला ने उसे ले जाकर घर छोड़ा। गुलाब रास्ते भर रोती रही। सुबह
सुबह जब नर्मदा थाने में आई तो अंदर से उसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पता चलता है कि गुलाब अपने पति को उल्टा लटका कर मार रही है। उसने अब तक की सारी भड़ास उस पर उतार दी, लेकिन नर्मदा ने उसे समझाया कि उसका गुस्सा जायज़ है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा गलत है। लेकिन आज उसने उसे इतना मार दिया था कि दोबारा से उस पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। गुलाब अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसे घर ले गई। यहाँ पुलिस स्टेशन में लगी हुई उस मिसिंग लड़की की तस्वीर से उसने कपड़े मैच किए और वो कपड़ा मैच हो गया जो कि उसे निशा के घर में मिला था। यहाँ उसे पता चल गया कि इन सभी मिसिंग लड़कियों का भी इस केस से बहुत बड़ा कनेक्शन है। नर्मदा ने जब उन लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सब रिपोर्ट में शुक्ला ने यही लिखा था कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी और केस क्लोज कर दिया था। इस बात पर नर्मदा ने उसे काफी खरी खोटी सुनाई। शुक्ला को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत ही गलत काम किया। यहाँ उसने गुरु माँ को थाने में लाकर बहुत मारा और सच बताने के लिए कहा कि आखिर वो निशा के बारे में क्या जानती है, जो कि उसने अब तक किसी को नहीं बताया। लेकिन वो कहने लगी कि वो कुछ नहीं जानती, क्योंकि निशा काफ़ी अजीब थी। उनके डेरे में भी रहकर उनके साथ वक्त नहीं बिताती थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर पावर हाउस की चाबी उस निशा किन्नर के पास आई कहाँ से। यहाँ उन्होंने पावर हाउस के केयर टेकर से पूछताछ शुरू करी। थोड़ा कड़ाई करने पर उसने सच बता दिया कि निशा किन्नर उसकी दोस्त थी, दोनों साथ में गांजा पिया करते थे, लेकिन इससे ज़्यादा वो निशा के बारे में कुछ नहीं जानता। नर्मदा उसके बाद बदुरिया के घर गई। वहाँ उसने बदुरिया की पत्नी से सवाल किया कि क्या वो निशा किन्नर को जानती है। यहाँ उसने बताया कि जब उसके बेटे का जन्मदिन था तो डेरे की सभी किन्नरें उसके घर पर आई थी और उनके साथ निशा किन्नर भी आई थी। उस रात निशा ने काफी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। वो उस दिन पैसों की मांग को लेकर तमाशा करने लगी। गुरु माँ ने किसी तरह उसे शांत करवाया, लेकिन वो किसी की सुनती नहीं। बस उस रात इतना ही हुआ था। लेकिन यहाँ बदुरिया और निशा का कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देता। वो फिर से गुरु माँ के पास गई और निशा के असली घर परिवार का पता पूछा। यहाँ पता चला कि जब वो 9 साल का था तो उसका परिवार उसे डेरे पर छोड़ गया था। वो काफी पैसे वाले परिवार से था और अपने पिता की अकेली संतान था, लेकिन दुनिया के डर से वो उसे डेरे पर छोड़कर चले गए। नर्मदा उस दिन उसके घर जा पहुंची और माता पिता से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा, क्योंकि उसे यकीन है कि पावर हाउस में जो लाश मिली है वो निशा किन्नर की ही है। पिता टेस्ट के लिए राजी नहीं था, लेकिन थोड़ा डराने धमकाने के बाद वो मान गया और यहाँ दोनों का डीएनए मैच हो गया। वो लाश निशा किन्नर की ही थी। लेकिन साथ ही ये केस और उलझ गया कि आखिर इंस्पेक्टर बदुरिया कहाँ है। यहाँ वो कड़ी जोड़ने के लिए उस मिसिंग लड़की के घर पर गई, जिसके कपड़े उसे निशा किन्नर के घर पर से मिले थे। पूछने पर पता चला कि उसकी मिसिंग बेटी अब तक नहीं मिली। जब वो थाने में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने गया तो उन्होंने ये कहकर उसे भगा दिया कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। यहाँ सिस्टम की लापरवाही जान नर्मदा को काफी दुख हुआ। यहाँ नर्मदा को पता था कि इन मिसिंग बच्चों के पीछे निशा का हाथ हो सकता है, क्योंकि उस मिसिंग बच्ची का कपड़ा उसके घर से ही मिला था, जो कि 4 महीने पहले लापता हुई थी। उसने ये बात अपने सीनियर ऑफिसर से बताई। उसने इस केस की पहली गुत्थी सुलझाने पर नर्मदा को बधाई थी, लेकिन उसने सवाल किया कि आखिर इंस्पेक्टर बदुरिया कहाँ है। अगर वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई तो उसका ट्रांसफर भी हो सकता है। यहाँ नर्मदा ने कहा कि पुलिस ने इस केस में अपना काम ढंग से नहीं किया, इसलिए ये केस ज़्यादा उलझ गया है। यहाँ नर्मदा ने पुलिस स्टेशन का कंप्लेन बॉक्स खुलवाया। उसमें ढेर सारे कंप्लेन लेटर मिले। शायद जब से ये बॉक्स लगा है तब से कभी खोला नहीं गया। उसमें एक लेटर मिला जो कि नर्मदा के घर काम करने वाली महिला अग्नि ने अपनी बेटी से लिखवाया था। उसने उस दिन बदुरिया के घर पर जन्मदिन वाली घटना का जिक्र किया था। उस वक्त अग्नि बदुरिया के घर पर ही काम किया करती थी। रात पटाखों की तेज आवाज से उसकी बेटी रोशनी डर गई थी, तो उसे लेकर सुलाने चली गई। उसे सुलाने के बाद वो काम देखने चली गई, क्योंकि बाहर काफी मेहमान आए थे। लेकिन सब खत्म होने के बाद जब वो वापस आई तो रोशनी उस जगह नहीं थी। अग्नि रोने लगी और यहाँ वहाँ उसे तलाश करने लगी। तभी उसकी नजर बाहर गई। निशा किन्नर उसकी बेटी को अपने साथ ले जा रही थी। इंस्पेक्टर बदुरिया भी वहाँ आ गया। अग्नि निशा पर चिल्लाने लगी, लेकिन निशा ने कहा कि वो तो इसे घर पर ही लेकर आ रही थी। बदुरिया ने भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस पत्र में लिखा था कि उस रात से निशा हर रोज उनका पीछा करने लगी। उसकी नजर अग्नि की बेटी रोशनी पर थी। यहाँ पता चल जाता है कि वो बच्चे चुराकर बेचा करती थी। अग्नि ने बदुरिया की पत्नी से भी कहा कि वो बदुरिया से बात करे, क्योंकि ये सब किस्सा उसके बेटे के जन्मदिन से ही शुरू हुआ था। लेकिन पत्नी ने उसकी नहीं सुनी। वो कई बार थाने बदुरिया के पास निशा की शिकायत लेकर भी गई, लेकिन बदुरिया ने कुछ नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट जिस तरह से बदुरिया की एक अच्छी छवि दिखाता रहा, उसका व्यक्तित्व तो बिल्कुल उससे अलग था। अग्नि और रोशनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। दोनों इस शहर को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। बस हर रोज वो निशा से छिपती भागती फिरती है। लेटर में बस इतनी ही बात लिखी थी। यहाँ नर्मदा घर गई, क्योंकि उसे आगे की कहानी पता करनी थी। उसे पता था कि सारी घटना के बारे में रोशनी ने अपने डायरी में लिखा होगा, क्योंकि शुरुआत में उसकी माँ ने बताया था कि ये जो भी देखती है उसे अपनी डायरी में लिखती है। उसने कमरे से रोशनी की डायरी उठाई। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक रात निशा उस पावर हाउस के केयरटेकर के साथ थी। बाद में वो ताला बंद करके खाना खाने चला गया, लेकिन निशा ने चुपके से वो ताला खोल लिया और अंदर जाकर उसने टेलीफोन से बदुरिया को कॉल किया। ये सब कुछ अग्नि ने अपने आंखों से देखा था।
क्योंकि वो भी निशा की जासूसी करने लगी थी कि आखिर और कौन इन सब में शामिल है। ये वही रात थी जिस रात बदुरिया मिसिंग हुआ था। यहाँ ये बात तो साफ हो गई थी कि निशा ने ही उस रात पावर हाउस से कॉल करके बदुरिया को मिलने बुलाया था। 2 दिनों बाद अग्नि निशा से मिलने डेरे पर गई, क्योंकि उसे पता है कि उसने ही बदुरिया के साथ कुछ किया होगा। लेकिन वो अग्नि को उल्टा सीधा बोलने लगी और कहा कि वो उसकी बेटी को जल्दी उठा ले जाएगी और बेच देगी। अग्नि गुस्से में उसे मारने लगी, लेकिन यहाँ निशा ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। किसी तरह अग्नि जान बचाकर वहां से भाग निकली। वो हर रोज उनका पीछा करने लगी थी। समझ नहीं आता कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। एक रात परेशान होकर अग्नि ने निशा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और एक रात उसने पावर हाउस के बाहर ही निशा की हत्या कर दी और उसी जगह रोशनी के एक कान की इयररिंग भी गिर गई। हम देखते हैं नर्मदा उस जगह गई और उसे रोशनी की इयररिंग गिरी हुई मिल गई। यहाँ साफ हो गया कि निशा की हत्या अग्नि ने ही की है, लेकिन बदुरिया की गुत्थी अब भी नहीं सुलझी थी। यहाँ हम देखते हैं जब नर्मदा घर आई तो अग्नि और रोशनी के बीच का प्रेम देख उसे अपनी माँ की याद आ गई। नर्मदा की माँ एक एक्टिविस्ट थी जिसने रेत माफिया के अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। उसके बाद से वो कुछ लोगों की नज़र में खटकने लगी थी। एक दिन कुछ लोग उसके दफ्तर में आए और उसे जलाकर मार दिया। उसके बाद जब नर्मदा के पिता शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। यहाँ हमें पता चलता है कि शायद यही वजह है जिससे नर्मदा के पिता आज भी पुलिस से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि नर्मदा कभी पुलिस बने। यहाँ नर्मदा ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर को फ़ोन करके कहा कि निशा किन्नर का केस सॉल्व हो चुका है, जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा ले। लेकिन यहाँ नर्मदा के पिता ने रोशनी की डायरी ही छिपा दी, जो कि अग्नि के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। वो नहीं चाहते थे कि अग्नि को सजा हो, क्योंकि यहाँ अग्नि ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने डायरी उसके आगे कर दी। यहाँ उसके पिता ने कहा कि ये कानून सिर्फ कमजोर और बेगुनाहों को ही सजा दे सकता है। अगर उस दिन अग्नि की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की होती तो उसे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। यहाँ एक शख्स ने कॉल करके उसे नर्मदा नदी के किनारे मिलने बुलाया। यहाँ उसने बताया कि उसने उस रात एक महिला के साथ बदुरिया को यहीं देखा था। वहाँ किनारे पर जली हुई राख थी। नर्मदा को उस राख से वर्दी में लगा हुआ स्टार मिला। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात बदुरिया निशा से पैसों में अपना हिस्सा लेने आया था, क्योंकि वो भी निशा के साथ इन बच्चों की चोरी में शामिल था। वो उन्हें ले जाकर बेचती और पैसों का एक हिस्सा बदुरिया को देती। लेकिन उस रात बदुरिया के मन में और पैसों का लालच आ गया, क्योंकि अब उसे पैसों में से एक बड़ा हिस्सा चाहिए, जिससे निशा भी गुस्से में आ गई। वहाँ उसने निशा को गन दिखाकर डराया धमकाया कि वो अपनी औकात ना भूले। लेकिन जब वो जाने लगा तो निशा ने चाकू से बदुरिया का गला काट दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद उसने उसके शव को वहीं आग लगाकर जला दिया। सारे सबूत मिटाने के बाद उसके वर्दी में लगे स्टार अब भी उसी राख में थे। जैसा कि हम जानते हैं कि निशा ने बदुरिया की गन 10,000 में गुरु माँ को बेच दी थी। यहाँ हम देखते हैं कि पिता परेशान है कि आखिर नर्मदा कौन सा फैसला लेगी, क्योंकि अभी तक अग्नि को कुछ पता नहीं है कि नर्मदा और उसके पिता को उसका सच पता चल चुका है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, लेकिन नर्मदा उस जगह नहीं गई। यहाँ नर्मदा ने गुलाब को एक डायरी दी जो कि उसे निशा के घर से मिली थी, जिसमें उन सभी मिसिंग लड़कियों की डिटेल थी जहाँ उसने उन्हें ले जाकर बेचा है। उसने गुलाब से कहा कि अब वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इन लड़कियों को ढूंढने की जिम्मेदारी अब से उसकी है, क्योंकि यहाँ नर्मदा का सफर खत्म हुआ। नर्मदा को पता चल चुका है कि बदुरिया एक करप्ट पुलिस वाला था, तो वो नहीं चाहती थी कि अग्नि को सजा हो, इसलिए उसने किसी से भी अग्नि की सच्चाई नहीं बताई। यहाँ कॉन्फ्रेंस में बदुरिया की मौत को एक शहादत की तरफ पेश किया गया कि इन मिसिंग लड़कियों को बचाते हुए उसकी जान चली गई। यहाँ हम देखते हैं कि नर्मदा का ट्रांसफर हो गया। अब वो इस शहर को छोड़कर भोपाल जा रही है। उसके जाने से अग्नि काफ़ी उदास थी। यहाँ वो कहने लगी कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो ट्रेन पकड़कर उनकी सेवा करने भोपाल भी आ जाएगी। तभी नर्मदा ने रोशनी की इयररिंग उसे हाथ में दी, जिसे देख अग्नि रो पड़ी, क्योंकि वो जान गई कि सब कुछ जानते हुए भी उसने अग्नि का सच किसी को नहीं बताया। नर्मदा ने अग्नि को गले लगा लिया, क्योंकि वो एक माँ की तकलीफ को बेहतर समझती है। और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।